अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़क़त रहमान की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल अपनी पहली वीडियो बनाई थी ओईटी के ऊपर, और वो भी उसका बनाने का मकसद भी ये था कि मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना, मुझे कई दोस्त अप्रोच करते थे व्हाट्सएप पे और ओईटी के बारे में मालूमात लेने के लिए। तो मेरी कोशिश होती थी सबको जितनी गाइडेंस हो सके दूँ, और अल्लाह का फ़ज़ल है काफ़ी लोगों ने उससे हेल्प ली और फ़ायदा लिया। तो फिर मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना एक अपना ऐसे यूट्यूब चैनल बनाऊं, जिसके थ्रू जो है ना, मतलब है कि दिन ब दिन ज़्यादा, मुझे भी 2 साल होने वाले हैं ओटी की हुए। तो आस्ता आस्ता बंदा भूल जाता है कई चीज़ें। तो एक मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरा नॉलेज है, जो मालूमात एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों से शेयर करने के लिए मतलब इस तरह वीडियोज़ बनाऊँ और उसको शेयर करूँ, और सब मतलब उससे सही तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो वो मैंने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कल पहली वीडियो बनाई, और उसके ऊपर मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और काफ़ी लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, और काफ़ी व्यूज़ वगैरह भी मिले, और कई दोस्तों ने बड़े कई सवाल भी पूछे। तो उनमें कुछ ऐसे सवाल थे कि मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि जो ओटी के जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक मतलब है, उसके ऊपर मज़ीद एक दो और वीडियो बन सकती हैं। तो मतलब कई ऐसे सवाल थे कि जिनके जवाब मैंने पिछली वीडियो में नहीं दिए थे। तो इसलिए आज की मेरी इस वीडियो में भी यही कोशिश होगी कि कम से कम जो है ना, ओटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो बाद में आस्ता आस्ता फिर मैं इंशाल्लाह आगे आगे भी बाकी चीज़ें भी टच करता रहूँगा। तो सबसे पहले जो है ना, ओटी के बारे में बताना चाहूँगा कि ओटी ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड टेस्ट है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंग्लिश टेस्ट है। और इसकी फ़ीस जो है ना, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में $587 में है। तो ये पाकिस्तानी अगर करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन आज की डेट में $1 जो है ना, वो 129 का है, और तकरीबन ये 75-76,000 तक वो फ़ीस बन जाती है पाकिस्तानी करेंसी में। और मैंने सुना है कि कुछ शायद टैक्स वगैरह भी होता है 2-3 हज़ार रुपया। तो तकरीबन 80,000 तक जो है ना पाकिस्तानी फ़ीस बन जाती है इसकी, इस एग्ज़ाम की फ़ीस ये है। तो इसके अलावा जो बाकी मैं अगर आयल्स और ओईटी के आपस में कंपेयर करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आयल्स का जो 7 स्कोर है, वो इक्वल है ओईटी का बी ग्रेड के बराबर। मतलब है कि ओईटी का जो हम बी ग्रेड चाहिए होते हैं ज़्यादातर, बी ग्रेड है वो इक्वल टू आयल्स का 7 स्कोर के बराबर है। और अभी जो मैंने अभी लेटेस्ट चेक किया, तो अभी ये काफ़ी और कंट्रीज़ में भी अभी इसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी है, काफ़ी और कंट्रीज़ में भी ये जो है ना, अभी ये एक्सेप्टेबल है। और उसमें जो है ना, पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके, आयरलैंड, और अभी मैंने कुछ और कंट्रीज़ जो देखी उनमें नमीबिया है, फ़िलीपींस है, सिंगापुर है, और स्पेन है, कतर है, यूएई है, अरब अमीरात है, और यूक्रेन, मालदीव, और कनाडा, और इवन के भी यूएसए भी इसमें ऐड हुआ हुआ है। तो ये मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसमें कि ये भी एक्सेप्टेबल है। अभी मैं 1 to 1 करके हर कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हर कंट्रीज़ के अलग अलग मतलब है कि स्कोर उनको चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको एक्सप्लेन करूँ कि किस कंट्री में ओईटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सबसे पहले मैं जाऊंगा कि आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड जो है उसमें जो है ना, ओटी का सबसे कम स्कोर आयरलैंड में चाहिए होता है। आयरलैंड में जो है ना, उसको उनको जो रिक्वायरमेंट उनकी जो लिसनिंग और रीडिंग में उनको C+ चाहिए, और बाकी जो राइटिंग और स्पीकिंग है उनमें उनको B चाहिए। तो दोस्तों, इस टाइम जो सबसे जो मुश्किल जो टफ टाइम जो देता है इस टाइम, मैंने जो एक्सपीरियंस मेरा अपना भी है, बाकी मेरे जो दोस्तों के, मैंने भी कई दोस्त हैं मेरे, उनसे मैं टच में रहता हूँ, तो उनको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी मतलब है कि अभी राइटिंग और स्पीकिंग वो भी इजी है, जो मुश्किल चीज़ है वो रीडिंग है। तो रीडिंग में आपको C+ चाहिए, लिसनिंग में भी आपको C+ चाहिए आयरलैंड के लिए, और जो है ना राइटिंग में और उसमें स्पीकिंग में आपको B चाहिए। तो मतलब है ये काफ़ी इजी है। और ये विद इन इसकी जो ओईटी की वैलिडिटी है आयरलैंड के लिए वो 2 साल है। आप मतलब आज आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, तो आपका ओईटी जो है ना, कम से कम मतलब 2 साल से ज़्यादा का टाइम, 2 साल से बाद ये एक्सपायर हो जाता है आयरलैंड के लिए और यूके के लिए, इनके लिए। तो उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स होती है। और सेम सेटिंग में एक ही अटैम्प्ट में आपका जो है ना ये स्कोर आना चाहिए, ये जो मैंने बताया है
आयरलैंड के लिए। ये एक एग्ज़ाम की, एक आपने एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपका जो है ना मतलब है राइटिंग, और मैं दोबारा रिपीट करूँगा, राइटिंग और स्पीकिंग बी, और रीडिंग और लिसनिंग में आपका C+ हो, तो वो आयरलैंड के लिए एक्सेप्टेबल है, जो कि काफ़ी इजी है और कम स्कोर है, और ये मतलब है बड़ा मेरे ख्याल में आसान है। तो आयरलैंड भी बहुत अच्छा कंट्री है, उधर हमारे कई दोस्त भी मूव हो रहे हैं, और कई दोस्त ऐसे में भी मैं जानता हूँ जिन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया आयरलैंड के लिए किया, लेकिन साथ साथ वो OET अटेम्प्ट करते रहे, और करते करते जैसे ही उनका प्रोसीजर पूरा हुआ आयरलैंड के लिए, उनका वो स्कोर आ गया, तो वो बजाय आयरलैंड जाने के बजाय UK की तरफ मूव हो गए। लेकिन है कि आयरलैंड में भी अच्छी सैलरीज हैं। इस टाइम मैंने देखा है कि ज़्यादातर हमारे जो हम पाकिस्तानी लोग, ज़्यादा हमारी कोशिश होती है UK मूव होने के लिए, लेकिन इंडियंस जो हैं और बाकी कंट्रीज़ के, उनकी कोशिश होती है वो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस साइड पे जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे सैलरी वगैरह कुछ थोड़ी ज़्यादा मिलती है, सैलरी पैकेज ज़्यादा है ये, और कई चीज़ें हैं, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि उन कंट्रीज़ में जाने की, आयरलैंड में। मेरे साथ दुबई में कई मेरे कुलीग थे इंडियन, जो कि जिनको हालांकि उनको वो चाहते तो वो UK आ सकते थे, लेकिन उन्होंने आयरलैंड को प्रेफर किया, वो आयरलैंड में इस टाइम सेटल हैं। तो ये मतलब है इसका स्कोर भी कम चाहिए, तो मतलब है कि ये कोशिश की जाए तो वहाँ पे भी कई पाकिस्तानी भी हमारे हैं, तो आप इजीली जो है ना आयरलैंड के लिए कोशिश करके थोड़ा सा स्ट्रगल करें, थोड़ा सा वो कोशिश करें, तो आयरलैंड का मेरे ख्याल जो स्कोर चाहिए वो अचीवेबल है। इसके बाद मैं आऊँगा UK के लिए। आयरलैंड के बाद में UK के बारे में बताना चाहूँगा कि UK में जो है ना पहले था कि चारों सब टेस्ट में, मतलब सब टेस्ट मतलब लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, इन चारों सब टेस्ट में B स्कोर चाहिए होता था। उस टाइम जो है ना राइटिंग काफ़ी टफ होता था, तो अभी उन्होंने क्या किया कि राइटिंग उन्होंने C+ कर दिया है, और 3 में उन्होंने B चाहिए होता अभी उनको UK के लिए। अभी UK में मतलब है कि आप अगर राइटिंग आपका C+ आ गया, और दूसरे तीनों तीनों दूसरों में आपने B लेना है, तो वो आप UK के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें भी यही है कि जो एग्ज़ाम है वो 2 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है UK के लिए भी। और UK में कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल अगर आना चाहता है जॉब के लिए, तो उसको टायर 1 या टायर 2 वीज़े के लिए, तो उसको लाजमी कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट करना है, IELTS या OET। तो उसके लिए ये है कि उसको ये रिक्वायरमेंट है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में आप जो है ना अपना एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। मतलब है कि आप, मतलब आपने एक दफ़ा भी बैठे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके उस एग्ज़ाम में मतलब आपने 3 क्लियर कर रही हैं, एक में आप रह गए हो, वहाँ पे भी चाहिए, वहाँ पे चारों बीज चाहिए आपको। ऑस्ट्रेलिया के लिए चारों B चाहिए होते हैं। लेकिन जैसे अगर आप एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके 2 में या 3 में आपने जो है ना B ले लिए हैं, आपका 1 या 2 मतलब है C+ आ गए हैं या कम, उसमें आप क्लियर नहीं कर सके, तो आप दोबारा नेक्स्ट एग्ज़ाम में दोगे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आपको जो पहले मतलब है जो आपने दिए थे, जिनमें आपका C आया था या C+ आया था, या जिनमें आप B नहीं ले सके थे, नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर वो आप ले लेते हो, और तो वो मतलब सब कंबाइन हो जाएंगे, आपके रिजल्ट आप कंबाइन करके आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन उसका ड्यूरेशन ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट एग्ज़ाम आज की डेट में दिया तो नेक्स्ट तीनों जो है ना, जो आपने फर्स्ट एग्ज़ाम आज की डेट में दिया, इसका मतलब इसमें अगर आपके जो है ना आपने आपके आज के एग्ज़ाम में आपने एक सब टेस्ट क्लियर कर लिया, मतलब राइटिंग आपने क्लियर कर लिया, बाकी तीनों में आप फेल हो गए, तो विद इन 1 ईयर आपको जो है ना तीसरे दो हैं उनको भी सबको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो विद इन 1 ईयर आपको चारों सब टेस्ट को क्लियर करना है, तो आप जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए वो आ जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, जो कि ये भी काफ़ी मतलब है कि मतलब है इसमें भी आसानी है। आप एक एक करके भी, मतलब है कि अगर ये नहीं है कि आप इसमें फेल हो गए तो आपको सारे के सारा वो देना पड़ेगा, आप एक एक करके दोबारा अटैम्प्ट करके तो क्लियर कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके बाद आप वहाँ पे जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कंट्री है, जिन जिन दोस्तों ने BSN किया हुआ है या डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो वो मतलब है उनके लिए कुछ अलग, कुछ फिर मज़ीद वो ज़्यादा चीज़ें, कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो आप कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत से दोस्त हैं जो कि कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए। ऑस्ट्रेलिया को भी जो है ना USA के बाद मतलब बेस्ट कंट्री है नर्सेज के लिए, तो और रिक्वायरमेंट भी उनकी
एक्सेप्टेबल है। थोड़ा सा उनका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये है कि अच्छा कंट्री है और काफ़ी मतलब है प्रोसीजर भी उनका ओईटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी अचीवेबल है, आप कर सकते हो इजीली। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में भी ये है कि वो भी उनका भी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी इजी है। उनको भी जो ना चारों बीच चाहिए होते हैं, और चारों 4 सेट्स के अंदर मतलब रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सब में उनको 4 बी चाहिए होते हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर आपके जो है ना, अगर आज आप बैठे हो एग्ज़ाम देने के लिए और आपका मतलब है कि एग्ज़ाम अगर उसमें सब में आप क्लियर नहीं हो सके तो उसमें आप मल्टीपल सेटिंग में मुख्तलिफ एग्ज़ाम दे के तो उनके रिज़ल्ट को आप कंबाइन कर सकते हो, और उस वो विद इन 3 ईयर्स है। बाकी जो मैंने कंट्रीज बताया था कि उनकी वैलिडिटी 2 ईयर्स है, लेकिन ये विद इन 3 ईयर्स इसकी जो है ना वैलिडिटी 3 ईयर्स है। और इसको जो है ना आपने सबको ऐसे मल्टीपल सिटिंग्स करके मल्टीपल टाइम पे आप एग्ज़ाम दे के तो आपने रिज़ल्ट को कंबाइन करके तो आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे साथ एक दो मेरी कोलीग थी, वो मतलब है इंडिया से थी, तो उनका जो है ना इसी तरीके से उन्होंने किया, प्रोसीजर किया, इस टाइम वो न्यूजीलैंड में बैठी हुई हैं। और लेकिन ये है कि अगर 1 अटैम्प्ट में चारों बी ले आते हो तो आपका प्रोसीजर काफ़ी फास्ट होता है, आप बड़े जल्दी मतलब है कि वो उसको आपका प्रोसीजर फास्ट होता है, आपकी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाती है, आप जल्दी जा सकते हो। और अगर आपने मल्टीपल टाइम में बैठ के एग्ज़ाम दिया है तो वो मैंने सुना है, मेरी जो उस टाइम की इन्फॉर्मेशन थी उसमें मैंने सुना था कि प्रोसीजर फिर आपको थोड़ा सा स्लो होता है, आपको मतलब फिर सर्च करना पड़ता है, इस तरीके से होता है। और इसके अलावा जो कनाडा है, कनाडा में भी चारों बीज चाहिए होते हैं, और सिंगापुर के लिए भी चारों बीज चाहिए होते हैं। और यूएसए में मैंने अभी उसको मज़ीद सर्च करने की ज़रूरत है। यूएसए में फ्लोरिडा के लिए मैंने जो देखा है उसमें जब मैं सब में C++C++C++, तो ये लिखा हुआ है, अभी उसको मज़ीद सर्च करने की ज़रूरत है कि आया बाकी यूएसए के लिए इस तरीके से, तो वो तो फिर मतलब है वो आयरलैंड से भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा माल्टा, माल्टा के लिए अगर आपने करना है तो माल्टा के लिए आपको जो है ना स्पीकिंग में जो कि काफ़ी इजी होती है, स्पीकिंग मुझे सबसे इजी लगता है, उसमें क्या नाम है ओईटी के एग्ज़ाम में बिल्कुल सिंपल होता है। उसमें आपको जो है ना बी चाहिए, बाकी सब में आपको C++C++C+। तो कई हमारे याद है जब हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होते थे तो उस टाइम कई दोस्त हमारे जो है ना उस टाइम माल्टा गए थे, और इस तरीके से। तो ये दोस्तों रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ की अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैंने कोशिश की उसको आपको एक्सप्लेन करूं। तो अभी जो है ना एक दो दोस्तों ने और सवाल किया कि यूके के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे जॉब कैसे मिल सकती हैं और बाकी क्या साथ हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में उस आपको प्रॉपर जो यूके का प्रोसीजर है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, और उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा यूके में, क्योंकि उसका मुझे खुद अच्छी तरीके से पता है, मैं खुद अभी यूके में हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि जो बाकी कंट्रीज़ की जो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप तक एक्सप्लेन करूं। तो मैं एक दफ़ा फिर दोबारा सब दोस्तों को बोलूँगा, सबसे पहले जी ये मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में वो क्या बोलते हैं जी बेल आइकॉन को उसको क्लिक करें, ताकि मेरी जो है ना जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाए। और क्योंकि अभी इससे मुझे खुद काफ़ी शौक हुआ है, कल मेरी वीडियो के ऊपर काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो ऑटोमेटिकली फिर मुझे भी शौक हो रहा है कि अभी मज़ीद वीडियो बनाऊं और आपसे आपका भी फ़ायदा हो और मुझे भी मतलब एक शुगल कर लें तो अच्छा लग रहा है। तो मैं मज़ीद वीडियोज़ वगैरह इसके ऊपर बनाऊंगा। इसमें जो मैंने बाकी कंट्रीज़ को जो किए हैं, कोई सवाल हो तो आप बेशक मुझे कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दूं। ओके दोस्तों, बाकी ये है कि लाजमी कोशिश करें। ओईटी मैंने पहले भी जैसे बताया है कि ये काफ़ी अचीवेबल है, काफ़ी इजी है। इसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत हाई फाई हो तो तब आप पास कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ कुछ स्किल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपने वक्ती तौर पे सीखनी है, और आपने उसको जो है ना जब आप एग्ज़ाम में बैठो आपने उसको अप्लाई करना है, और मतलब है आप आराम से पास हो सकते हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि जिनकी के इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब थी, लेकिन वो गए हैं तो मतलब है कि पहली दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में वो पास हो गए। तो बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं, सिर्फ क्या है उन्होंने वो स्किल्स, वो जो टेक्निक्स थी वो उन्होंने अंडरस्टैंड किए हैं, उसके मुताबिक जाके बैठे जाके इम्तहान दे के हैं तो वो इजीली पास हो गए। तो इसके लिए आप मतलब है, लेकिन साथ में आप कंटिन्यू आपको
स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं है, मैंने अभी बहुत से मेरे और भी ऐसे जानने वाले कई दोस्त हैं, वो अभी तक दुबई में बैठे हुए हैं, हालांकि उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट लिया था, लेकिन वो जब स्टार्ट लेते हैं स्टडी की, उन्होंने एक आध अटैम्प्ट दी, फिर बैठ गए, फिर उन्हें बीच में वो जी हमने जाना है जी पाकिस्तान छुट्टी जाना है, फिर पाकिस्तान ज़्यादा जाता उन्हें, पाकिस्तान गए, फिर वहाँ पे 2-3 महीने गुजारे, वापस आए, फिर वो जो रिदम होता है वो रिदम टूट जाता है, फिर वो जो है ना 5-6 महीने बाद दोबारा उन्हें थोड़ा सा जोश आता है, फिर वो कोशिश करते हैं, फिर वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं, फिर वो इम्तिहान देते हैं, फिर मतलब है वो थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर आता है, फिर जब 4-5-6 महीने बंदा छोड़ देता है तो फिर उसका जो है ना लेवल नीचे चला जाता है, तो बस वो वहाँ पर ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसमें यह कि आप कंटिन्यू आप अगर स्टडी करते हो, आपका जो है ना एक इम्तिहान दिया, फिर नेक्स्ट एग्जाम दिया, फिर आपका जो है ना लेवल ऊपर जाता जाता है और आप जो है ना अचीव कर लेते हो अपने टारगेट को और आप पास हो जाते हो। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंटिन्यूटी, आपकी स्ट्रगल और बहुत लाजमी है। तो और इसको लाजमी कोशिश करें, कुछ मुश्किल नहीं है। मेरी बहुत खुशी होती है जब मेरे अभी जिस हॉस्पिटल से मैं आया वहाँ से कम से कम नहीं तो 14-15 लोग मज़ीद आ चुके हैं। तो शुरू में हमारा खुद जो है ना, मैं और मेरा एक और दोस्त है, हम लोगों का लोग मजाक उड़ाते थे, यार ये क्या पागल हैं, ये पैसे उड़ा रहे हैं ये वो। जिस टाइम हमने पास किया तो हमें देखा देखी कई औरों को मोटिवेशन मिली और कईयों ने वो किया। तो बहरहाल अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैंने जो चीज़ें आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में बताया, तो कोशिश करें, OT इंशाल्लाह अचीवेबल है, इसको मेहनत करें। अभी यूट्यूब पे बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है और अभी तो बहुत अच्छी बात है कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसको दें और पास करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद आपकी मदद फरमाएगा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।